सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी हैं अंजना ओम कश्यप, अशोक सिंघल और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं हैदराबाद के सांसद और एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल अच्छा हूँ। लग ऐसा रहा है कि 60 के दशक में एक फिल्म आई थी गुरदत्त की, उसमें एक गीत था, जिन्हें नाज है हिंद के वो कहाँ है। मौजूदा वक्त उन हालातों की तरफ बता रहा है कि वाकई किसे नाज है और किसे नाज नहीं है। नहीं सर, हमको तो नाज था इस वतन पर, इस सरजमीन पर, और इंशाल्लाह नाज रहेगा। और जितना मसाइब और मुश्किलात और खाक और खून के दरियाओं से हमको गुजरना पड़ा, मगर उसके बाद भी हमको नाज है इस सरजमीन पर, इस वतन पर। और एक मुकाबला तो हमेशा हर ज़माने में होता रहा, अच्छाई और बुराई में। और हमेशा थोड़े वक्त के लिए बुराई को उरूज मिला, बुराई को ताकत मिली, मगर हमेशा हक़ की कामयाबी हुई। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी ज़वाल होगा बद का, और उरूज होगा और कामयाबी होगी हक़ की। किससे लड़ रहे हैं आप जब ऐसे सवालों के जवाब आप ऐसे शब्दों के जरिए देते हैं? उन लोगों से मुकाबला है जो हिंदुस्तान की जो रूह है, हिंदुस्तान की रूह उसका सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान की रूह उसकी गंगा जमनी तहजीब है। और लड़ इसलिए रहे हैं कि उन लोगों को अगर खराज अक़ीदत पेश करना है, उन लोगों को ऑनर करना है जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया, चाहे वो सन 57 की जंग आज़ादी हो, या रेशमी रुमाल की तहरीक हो, या फिर वो जो आज़ादी की जो है थी जिसमें बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, आज़ाद, जौहर बरदरान, जिन्होंने इतना सब किया। क्यों किया? कि इस वतन को एक मज़हब से न जोड़ा जाए, बल्कि इस वतन में आज़ादी रहे, मजहबी आज़ादी रहे, और यहाँ पर मुसलमान भी रहे, और एक फ़ख्र से कह सके हाँ मैं इस सरज़मीन का एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। क्या अब नहीं कह रहा है? अभी भी तो आराम से रह रहे हैं मुसलमान। बिल्कुल है। क्या कोई प्रॉब्लम? और किससे लड़ रहे हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं हम उन ताकतों से लड़ रहे हैं जो उन मुजाहिदीन आज़ादी की मेहनत और क़ुरबानियों पर पानी फेरना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के जो उसका भाईचारा है, जो उसका सेकुलरिज्म है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं किससे लड़ रहे हैं? हम उनसे लड़ रहे हैं जो आज तक के प्रोग्राम में नकवी ने आकर कहा था कि अगर बीफ खाना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उस सोच से मुकाबला है जिसने राहुल कंवल के इंटरव्यू में कल्चर मिनिस्टर ने कहा था कि कलाम मुसलमान होते हुए भी राष्ट्रवादी थे। उन ताकतों से मुकाबला है जो गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है तो पाकिस्तान चले जाइए। नकवी और महेश शर्मा जैसे लोग असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल लड़ाई सफ़र को खूब फ़ायदा पहुंचाते हैं ना, क्योंकि आप इसी के इर्द गिर्द, तो इसी डर के इर्द गिर्द तो आप अपनी राजनीति बना रहे हैं। नहीं, डर के इर्द गिर्द नहीं। याद रखिए कि ये डर, जो खौफ या जो भी पैदा हो रहा है, इससे सिर्फ ओवैसी को खतरा नहीं है, आपको भी खतरा है, आप तमाम को खतरा है। नहीं, आप तो कहते हैं कि हम डर रहे हैं कि मेरे फ्रिज में क्या रखा है। हाँ, हमारे तो फ्रिज में झांक रही है बीजेपी। आज याद रखिए कि जब हिटलर ने अपनी शुरुआत की थी तो सब लोग कहते थे कि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, वो वहां कर रहा है, उस कंट्री में कर रहा है। मोदी हिटलर है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिटलर ने जब इसी तरह से शुरू किया, उसके बाद सब लपेटे में आ गए उसकी गंदगी में और उसकी हेटरेड में। तो आप ये मत समझिए कि ओवैसी परेशान होगा इसमें। अगर ओवैसी परेशान होगा तो सब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी परेशान होंगे, क्योंकि मैं भी तो इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं हैं। तो अगर मेरा घर जलेगा, तो अगर आपके घर में दुनिया का सबसे ताकतवर एयर कंडीशन होगा तो भी आप घर में गर्मी होगी। अगर आग नहीं लगी तो गर्मी तो होगी आपको। लेकिन क्या फिर आप प्यार और मोहब्बत की मिसाल तो है नहीं, क्योंकि आपके भी डेप्यूटी, आपके जो भाई हैं, उन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगे हैं। हम लोग भी थक गए हैं आपसे ये सवाल पूछकर, और आप ये बताते हुए कि कोर्ट में मामला, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यूट्यूब पर वो वीडियो एक हकीकत है। अगर इस तरह की भावनाओं को एक हिस्सा भड़का रहा है तो आपको भी दूसरी तरफ से भड़काते हुए हमने देखा है। मैं फिर से वही जवाब दे रहा हूं कि उनके ऊपर केस चल रहा है। मेरा तमाम देखने वालों से एक बात आपसे उनसे अर्ज करना चाहूँगा कि हमको बताइए कितने ऐसी तकारीर करने वालों पर केस बुक हुआ। मिसाल के तौर पर तेलंगाना में
तोगाड़िया के ऊपर 5 FIR हैं, महाराष्ट्र में है, कई बड़े बड़े लीडर्स पर है, उस पर अमलावरी नहीं होती। लेकिन केस दर्ज की बात एक जगह है ओवैसी साहब, फिर शैतान कह देते हैं। ये तमाम चीजें केस चलते रहे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। सिंगल साहब आपकी बात सही है। मुझे एक बात बता दीजिए, अकबर ने वो तकरीर में बिहार में किशनगंज में बात कही, क्या लालू अमित शाह ने कम कहा? उनके ऊपर 153A क्यों नहीं लगा? यही तो हमारा झगड़ा है। क्या लालू और अमित शाह ने क्या क्या नहीं कहा? 153 नहीं लगा उनके ऊपर। आप कैसे राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, हम राजनीति का, अगर आप राजनीति और इंसाफ पर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे तो नॉन बेलेबल सेक्शन लग जाएगा और उसके बाद कभी अकबरुद्दीन वहां पर आ नहीं सके। अब जाकर उनको एंटिसिपेटरी बेल मिली। वही लालू और अमित शाह एक दूसरे पर क्या क्या नहीं कहे गए, मगर 153 नहीं लगता है। और इसी दलील से आप याकूब मेमन को बचा रहे थे इस देश में। याकूब मेमन के बारे में मैडम, जस्टिस शाह जो हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, कभी उनका बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि याकूब को फांसी देकर गलती हुई और इसी वजह से हजारों की तादाद में लोग उसके जनाजे में गए। अब आप इनको क्या कहेंगे? जस्टिस इस देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं? अरे जस्टिस शाह जो है, सर, आप मेरे सवाल का जवाब संविधान को मानते हैं। बिल्कुल संविधान को मानते हैं। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, इसके फैसले को स्वीकारेंगे बिल्कुल, या उसके खिलाफ जाकर आप बोलेंगे? अरे आप सोचिए कि जस्टिस शाह वो ये बात कह रहे हैं। ओवैसी तो चेपीदी का शेरवा समझ लीजिए। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ने प्रेसिडेंट को जाकर कहा, तो उनको क्या कहेंगे आप? उनको क्या कहेंगे? अब मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो बुरा हूं, खराब हूं, जैसा भी हूं, आपके सामने हूं, मगर ये बावकार, बाइज्जत, नॉलेज वाले लोग अगर इस तरह की अगर बात किए हैं तो उनकी बात में तो दम होगा ना, मेरी बात में दम नहीं होगा। चलिए ओवैसी साहब, आजकल एक माहौल और चल पड़ा है, अवार्ड लौटाए जा रहे हैं, सहनशीलता की, इंटॉलरेंस की बात कही जा रही है। आमिर खान, शाहरुख खान, ये अचानक ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि इंटॉलरेंस हो रही है, आवाजें उठ रही हैं? आपको क्या लगता है, कुछ चेंज हुआ है क्या? देखिए, जो बयानात, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो सबको परेशान करेंगे, फिक्रमंद करेंगे। और अगर कोई अपना अवार्ड वापस कर रहा है तो वो उनकी नज़र में वो उनके कसम से प्रोटेस्ट है। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने दीजिए उनको। डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। डेमोक्रेसी में डिसेंटिंग वॉइस की तो बहुत बड़ी इजाज़त है और वो अपनी डिसेंटिंग वॉइस रजिस्टर करा रहे हैं। भार्गवा साहब दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के मायनात साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने अपना अवार्ड वापस दिया तो जाहिर है वो कुछ समझ कर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ चेंज हुआ है देश के अंदर जिसकी वजह से ऐसी आवाजें उठ रही हैं? आपको फर्क नजर आता है कुछ? क्या भाई, दादरी हो रहा है, दलित के बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है, हर तरह से पिछले कम से कम 8 महीने से रूलिंग पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दिल्ली के इलेक्शन से पहले से, फिर शिवसेना जो उनकी अलाई है उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप, फिर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी के वो स्टेटमेंट देख लीजिए, ओबामा का हिंदुस्तान में आकर हमको आईना दिखाना, ये देख लीजिए आप, ये सब चीजें तो सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम और दलितों की हत्या पहली बार इस देश में हो रही है? सवाल नंबर 2, तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि पीके जैसी फिल्म जो यहाँ की मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है उसके धर्म का मजाक उड़ाती हुई एक फिल्म आमिर खान की 300 करोड़ की कमाई करती है हिंदुस्तान में। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में, खुद लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कभी ऐसी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती? क्या कोई फिल्म नहीं बन रही है जिसमें हर मुसलमान को टेररिस्ट नहीं दिखाया जाता? क्या कोई फिल्म नहीं बन रही है जिसमें मुसलमान को और इस्लाम को जोड़ा जाता है टेररिज्म से, सुसाइड बॉम्बिंग से? वो भी तो पैसे कमा रही है। नहीं, आप भारत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ना सर। अरे वो भारत एक सोच है, आपके अंदर, हमारे अंदर जिंदा है। देश वो चीज होती है, उसका आकार नहीं होता कि कहीं पर बैठा हुआ कोई चीज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर क्या फिल्म, जब आप फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो क्या फिल्म में इस तरह की स्टोरी नहीं बन रही है? और अगर, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आतंकवाद इस्लाम के नाम पर कई लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं? आप क्या कहेंगे म्यांमार में बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स ने 10,000 मुसलमानों को मरवा दिया? आप क्या कहेंगे क्लू क्लस क्लैन को जिसने अमेरिका में हजारों की तादाद में काले अफ्रीकन को मरवा दिया? आप क्या कहेंगे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को जिसने वहां पर प्रोटेस्टेंट्स को मरवा दिया? आप क्या कहेंगे साउथ अमेरिका में जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर मारा जाता है? आप क्या कहेंगे पैलेस्टाइन में जो पैलेस्टीनियन को मारा जा रहा है? देखिए, मजहब को मत जोड़िए। आप याद रखिए कि हाँ, आईसिस एक खतरा है
और उस खतरे को कैसे कंट्रोल करना, ये सबको सोचना पड़ेगा। हम इस पे आते हैं, लेकिन एक सवाल, जो जैसे ही आमिर खान का बयान आया आपने तुरंत एक सिरे से उसे खारिज भी किया। सर ना सिर्फ वो, बल्कि क्या गवर्नर आसाम ने क्या कहा था? गवर्नर आसाम ने तो ये हम चाह रहे हैं आपने तुरंत खारिज किया, इस देश में एक स्पार्क हो गया। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गवर्नर आसाम ने क्या कहा था, उससे पहले त्रिपुरा के गवर्नर ने क्या कहा था। ये मसला नहीं है राष्ट्रपति ने क्या कहा था, आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो उस पोस्ट का नाजायज फायदा उठाकर किसी एक मजहब के ऊपर तनकीद करे और ये कहे कि आपको जाना है पाकिस्तान तो चले जाइए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। क्या ये जेब अभी हमारे सामने ओवैसी साहब बैठे हैं, इसीलिए हम उनसे पूछ रहे हैं कि जैसे ही आमिर खान का बयान आया आपने कुछ कहा और उसे खारिज किया, शहीद किया वो। देखिए, हिंदुस्तान को छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, दूसरा सवाल, कुछ देर पहले आमिर खान ने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया, मैं देश छोड़ने का जिक्र नहीं कर रहा था और मेरा मतलब ये जो भी था उसका जो रिएक्शन देश में हुआ उसने बतला दिया कि सही था मैं। अब बताइए आप क्या, कुछ देर पहले उनका मैं किसी भी फिल्म स्टार के बारे में तबसरा नहीं करूंगा। आपके लिए स्टार हो सकते हैं, मेरे लिए स्टार वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया। मेरे लिए स्टार इखलाक का बेटा है। इखलाक का बेटा है कि बाप की शहादत के बाद भी वो आज हिंदुस्तान के बारे में नहीं कह रहा है कि मारने वालों को सजा दो, वो मुल्क की बात नहीं कर रहा है। मेरी नजर में स्टार अगर है तो वो 75 साल की ज़ईफ ज़किया जाफरी है जिसके शौहर को मारा गया मगर वो मुल्क के खिलाफ नहीं बोली। इंसाफ करो। आपके लिए अखलाक इतना ही महत्वपूर्ण है तो उसके भाई की पहली प्रतिक्रिया थी बिहार के परिणाम को लेकर। देखिए न्याय हुआ, श्रद्धांजलि है सही, आप खिलाफ में लड़ रहे थे, इसका मतलब आपके खिलाफ वो बयान दे रहा था। नहीं, फिर आज अगर आप बिहार, अगर इस तरीके से खांचों में बांटोगे, सुनिए प्रसून साहब, अगर आप भी का ताल्लुक बिहार से भी है, आप हमारे मैंने 60-65 स्पीचेस दी हैं। उस 60-65 स्पीचेस में कई जगह पर मैंने अखलाक का जिक्र किया है। कितने पॉलिटिकल पार्टीज ने किया होगा? हमने किया है जिक्र। हमारा सवाल ये नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, अवाम हमारा सवाल है, नहीं सुनिए, अवाम जिस दौर में इस दौर की सियासत खड़ी है उसके खिलाफ मौजूदा वक्त में ओवैसी साहब हैं, इससे इनकार नहीं है। आपको इनकार है? आप मौजूदा सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं। मौजूदा सत्ता के खिलाफ एक चुनाव होता है, उसमें आप वहां पर जो जीतते हैं उसके खिलाफ खड़े थे कि नहीं खड़े थे? क्या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं खड़ी थी? बिल्कुल खड़ी थी। क्या समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी थी? क्या बीएसपी नहीं खड़ी थी? क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत को आप ये तोड़ देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं और आप ये करना चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 पार्टी लड़ेगी? हम नहीं तोड़ना, जमहूरियत बीच में कहां से आ गई? क्या नागाज से आप क्यों कह रहे हैं हथियार डालकर कहो कि इलेक्शन लड़ने? अरे आप उस मंच पे क्यों नहीं नजर आ रहे? जिस मंच पे वामपंथी भी नजर आ रहे हैं, क्यों? देखिए, आजाद मुल्क है, मुझे पूरा इख्तियार है अपनी बात करने का और आवाम फैसला करेगी। यही आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस देश की सियासत ने धर्म के आधार पे लोगों को इस तरीके से बांटा है? जहां सहिष्णुता की बात होगी, जहां आतंक की बात होगी, बोलेंगे धर्म ना लाओ, और जब चुनाव और वोट होंगे तो कहेंगे धर्म ले आओ। इस आधार पे बांटा गया है लोगों को। ये आप बोल सकते हैं बिहार के आप हैं, मैं तो नहीं हूं। नहीं, हम इस देश के हैं जनाब। मगर आपके हैदराबाद में क्या होता है? कमाल कर रहे हैं। बिहार के स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, बिहार के स्टेट में बात हो रही है। सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में आपने सीमांचल ही क्यों चुना? आपने मुस्लिम बहुल इलाका ही क्यों चुना? एक मिनट में जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम में ये भी बात बड़ी कन्वीनियंट हो जाती है कि जब गोधरा हुआ तो रेलवे मिनिस्टर जो थे वो आज सेकुलर हो चुके हैं, मगर ओवैसी कम्युनल ही रहेगा। ये बात भी तो है ना। हम यही किसने तो, कहा कम्युनल होगा, किसने कहा सेकुलर होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कन्वीनियंस, ये बड़ा डिवाइस ऑफ कन्वीनियंस हो चुका है। किसने बनाया है? जहां अखलाक के परिवार ने नहीं बनाया और ना ही उस दलित परिवार ने बनाया जिसने 2 बच्चे गंवा दिए। उसने नहीं, किसने बनाया? ये बनाया तो इन्हीं लोगों ने बनाया है जो सत्ता में है, चाहे वो बिहार में सत्ता में रहे होंगे, दिल्ली में रहे होंगे। क्योंकि ये आज हिंदुस्तान की सियासत ये हो चुकी है कि आप जॉर्ज बुश की आइडियोलॉजी पर अमल हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं या आप उनके साथ हैं। कोई मिडिल ग्राउंड रहेगा ही नहीं, कोई ग्रे जोन रहेगा ही नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। ये तो खराब है पॉलिटिक्स के लिए। सवाल उठता है कि सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाके पे ही जाके आपने चुनाव क्यों लड़ा? अगर आप लड़ना चाहते हो कहीं और भी इलाके थे तो आपकी मुस्लिम पॉलिटिक्स है ना बेसिकली। नहीं, पहली मर्तबा हम इलेक्शन लड़े हैं बिहार में, तो जाहिर है हमने किसी इलाके को चूज किया है, पसंद किया है, और उसका पॉलिटिक्स से ज्यादा उसका सोशल इम्पैक्ट जो है कि वो सबसे पसमानदा इलाका है बिहार का।
पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड इलाका है बिहार लेकिन का। मुंह की खानी पड़ी आपको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मगर मैं आपको तयखुन दिला रहा हूं और देखने वालों को भी तयखुन दे रहा हूं कि कोई बात नहीं है, आज इलेक्शन हारे 5 साल के बाद जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। बीजेपी के साथ डील थी, मोहन भागवत के साथ आपके फोटो लगाए गए थे। एक बात सुनिए, 243 सीट्स में अगर मैं 6 सीट पर लड़ रहा हूं तो आप डील करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? तो आरोप लगे मोहन भागवत और आपकी फोटो को जोड़ दिया गया था। अब जो फोटो लगाए, वरंगल में 4.5 लाख वोट से हार गए। वरंगल में इलेक्शन लड़ रहे थे जो हमारी फोटो लगाकर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उनके लीडर के ऊपर उनको वोट नहीं मिलते तो ओवैसी की फोटो लगा रहे हैं। अच्छी बात है, कामयाबी है, चलिए हमसे फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी हो रहा है उनको। वरंगल में तो 4.5 लाख वोट से हार गए। बिहार ने क्या सिखाया आपको? बिहार, देखिए, हर कामयाबी और नाकामी इंसान को कुछ चीज सिखाती है। हमने ये सीखा कि हमको और मेहनत करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की जरूरत है और पहले से ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम करेंगे। भारतीय मुसलमान क्यों विश्वास करें कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे हक में बोल रहे हैं, अपनी पार्टी और अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं कर रहे? सिर्फ आप मुझे क्यों मुसलमान के हद तक महदूद कर रहे? मैं तो अपनी बात इसलिए रख रहा हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में तमाम तबकात को, अगर हमारा डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सिर्फ 23 MP क्यों जीत के आते हैं? बिहार में आज इलेक्शन हुआ, सिर्फ 24 MLA क्यों जीत कर आते हैं? जबकि 17% की अगर आबादी है तो कम से कम 35-40 जीतने चाहिए। वही यादव 11% है और 61 जीत जाते हैं। वहां पर कोई उंगली नहीं उठाता। सर एक बात बताइए, यूपी में भी तो नहीं आपने जीता, अच्छा एक भी सवाल मुस्लिम कहा। नहीं जीता लोकसभा जवाब इलेक्शंस दीजिए तो में। बड़ा 80 शानदार सीट। सवाल हमारे जहन में आया। आपने बिल्कुल। जैसे ही फीसदी का जिक्र किया, इसी पार्लियामेंट में 182 सांसद ऐसे हैं जिन पर अलग अलग मामले चल रहे हैं। इस देश में 30% लोग तो ऐसे नहीं है। इस देश के भीतर में 30% लोग अपराधी नहीं है। जी। इतनी बड़ी कौम अपराधी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर जो है 182 सांसद जो हैं दागी हैं। केसेस जो पढ़ते हैं ना प्रसून साहब, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, 24 घंटे में आप पे 2 केस पड़ जाएंगे। आप पे 2 केस पड़ जाएंगे। आपके लिए यहाँ मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आएंगे आप पर केस डालना शुरू कर देंगे, आपको दागदार बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो चलते रहता है। इसका मतलब है जो बाकी जो लगभग 350 सांसद हैं वो बचे हुए हैं किसी तरीके से। इसीलिए कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स न्याय करेगी। हमको कोर्ट्स के ऊपर छोड़ना चाहिए, कोर्ट फैसला करेगी। अच्छा ओवैसी साहब, एक चीज बताइए, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं हमेशा से कि बीजेपी के साथ आपकी सेटिंग रहती है और आप वोट कटुआ है नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टियों को बीजेपी का साथ देते हैं? ये आरोप लगते हैं आपके ऊपर। दिग्विजय सिंह ने भी कई बार आरोप लगाया। सिंगल साहब 6 सीट लड़े तो वोट काटने 243 में से, और समाजवादी 280 लड़ी, लेफ्ट 160 लड़े, CPI-ML 30-40 लड़ी, BSP लड़े, तो उन पर कुछ नहीं। देखिए, सवाल ये है कि ये गुरूर और तकब्बुर की बेहतरीन मिसाल है कि तुम हमारे साथ नहीं ठहर रहे हो बल्कि हमसे मुकाबला क्यों कर रहे हो, इसलिए तुम पे इल्जाम लगाएंगे। तो इल्जाम लगाते कांशीराम पर भी इल्जाम लगा, आप पार्टी पर भी लगा, मुझ पर भी लग रहा है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे हरगिज़ उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं सच सही है और इंशाअल्लाह ताला सच की कामयाबी होगी। कांशीराम जी से याद आया, BSP के साथ अलायंस करेंगे आप यूपी में? वो तो यूपी के इलेक्शन से पहले मालूम होगा, अभी तो सब कुछ भी। हमें याद है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अबुल कलाम आज़ाद साहब जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कोई भी देश का विकास जो होता है वह बिल्डिंगों और संस्थानों से नहीं बनता है, बेहतरीन दिमाग से बनता है। लग ऐसा रहा है कि बेहतरीन दिमाग इस दौर में गायब हो गए हैं, या वो हाशिए पर चले गए हैं, या अपने आप को किनारे करना चाहते हैं। ये सही है क्या? सर, ये किसी हद तक बिल्कुल सही है, और इसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो किसको वोट डाल रहे हैं। वो जिसको वोट आप डालेंगे वही तो हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों में बैठेगा। नहीं, आप कल्पना कीजिए, हम इसलिए इस बात का आपकी जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे मुकम्मल दूसरी बात यह है कि हर पार्टी में ज़हीन लोग हैं, मगर उनकी जहानत को इस्तेमाल नहीं करने देते, ना उनको आगे आने देते। ये एक सिस्टम बन चुका है और उस सिस्टम को आप नहीं तोड़ सकते। ये हिंदुस्तान की आवाम को अब तय करना पड़ेगा कि वो किसको वोट देंगे, क्योंकि बात सही है, हिंदुस्तान में ज़हीन लोगों की कमी नहीं है।
बहुत ज़हीन लोग हैं हिंदुस्तान में, मुझसे ज़्यादा काबिल और ज़हीन लोग। इंफॉर्मेशन से ही परसेप्शन बनता है, ये माना जाता है। और जो संवाद हमारे समाज के भीतर हो रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर जो कहते हैं, पार्लियामेंट शुरू हो रही है, पार्लियामेंट में क्या होने वाला है वो जुबान भी हम लोग सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। चुनाव के दौर में आप खुद बिहार में देख चुके थे किस जुबा का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे देश के भीतर एक परसेप्शन बना। इस परसेप्शन को एक महिला ने महसूस किया, उस महिला के पति ने एक मंच पे आके कह दिया, देश में हंगामा मच गया। हमारा ये कहना है कि सवाल यहाँ पर एक कलाकार के कहने भर का नहीं है, सवाल है ये जिम्मेदारी लेगा कौन। क्या हर कोई प्लेयर है या कोई रहनुमा भी है? मैं समझता हूँ कि जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान में हैं, हम तमाम पर जिम्मेदारी आयद होती है। हम तमाम पे जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है कि हम लोग जब बोलते हैं तो यकीनन हमारे सियासी इख्तलाफात, हमारे किसी पर एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना, किसी को दिखाना, एक्सपोज करना अपनी जगह सही है, मगर साथ ही साथ जो रूलिंग पार्टी है वो लोगों को अपनी मैग्नानिमिटी और अपने ज़र्फ़ का मज़ारा करना पड़ेगा। जब आप पावर में आ चुके हैं तो उनको और ज़्यादा झुकने की ज़रूरत है। बजाय झुकने के वो सीना तान कर खड़े हैं कि भाई आपको तो हिंदुस्तान के अवाम ने 180, 220 ने 280 फुल मेजॉरिटी दिया है, आपको तो और हम्बल और मॉडेस्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन यही तो आरोप है ना ओवैसी साहब की, वो अपने अपने बयान देते हैं और फिर आप और डर को फैलाते हैं। आप आकर फौरन बयान देते हैं और फिर उस डर को फैलाते हैं लहर की तरफ। मैं डर को नहीं फैला रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हमको खौफजुदा नहीं कर सकते। आपके बोलने पर कुछ होने वाला नहीं है, हम इस वतन को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आप मेरे मज़हब की तब्दीली की बात नहीं कर सकते लव जिहाद के नाम पर। हम उनको जवाब दे रहे हैं। कहाँ डर पैदा हो रहा है? और डर किसके ऊपर पैदा हो रहा है? डर तो मुझे डरना चाहिए ना, मैं तो डर नहीं रहा हूं। हम तो माइनॉरिटी हैं, डर हम कैसे पैदा करेंगे? मेजॉरिटी का डर तो ये उल्टा हो रहा है हमारे मुल्क में। जो लोग पावर में हैं वो माइनॉरिटी का डर दिखाकर सत्ता में आ रहे हैं, माइनॉरिटी का डर दिखाकर वोट हासिल कर रहे हैं। ये तो उल्टा हो रहा है। लेकिन आप एक चीज है, पॉजिटिवली अमित शाह ने ये कहा कहा चुनाव में कि पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में अगर जीत होती है दूसरी पार्टी की और बीजेपी को हराते हैं। क्या ये आपने ये कहा कि मोदी की व्यक्तिगत हार है ये चुनाव जी। तो क्या मोदी की लहर भी रुक गई है इससे? बीजेपी का आगे आपको लग रहा है कि चीजें बदल गई हैं? अमित शाह ने जो कहा है कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इतने पटाखे फूटे पूरे हिंदुस्तान में कि शायद उनके कान पक गए होंगे इतनी आवाज़ सुनकर। मगर मेरा आज भी मानना है कि जहां पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा वहां बीजेपी ताकतवर रहेगी। जहां बीजेपी का मुकाबला नॉन कांग्रेस फेस से होगा, खाली एक एक्सेप्शन है यूपी का पार्लियामेंट इलेक्शन में, वहां पर ये हारेंगे, जरूर बीजेपी हारेगी। नहीं, खतरा ये नहीं है। खतरा ये है कि पहली बार लग रहा है पाकिस्तान भी एक भारत की राजनीति का प्लेयर हो गया है। जो बात कांग्रेस आप गलत कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हाँ। आपको मैं बता रहा हूं कि जब मेरी उम्र 13 साल की थी, हमारे घर के सामने आकर संघ परिवार के लोग 20-25 का ग्रुप आकर पत्थर फेंक कर नारे मारता था कि मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान। हम 13 साल की उम्र से सुन रहे हैं। आप नहीं सुने होंगे, हम तो सुन रहे हैं। जब जुलूस निकाला जाता था तो बोलते थे कि ये मुस्लिम इलाकों की छोटा पाकिस्तान है। ये तो हम सुनते आ रहे हैं। अब भी जारी है, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अभी भी संघ परिवार के लोग आते हैं। अब नहीं आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे हैं, मगर हमने अपने बचपन में सुना है। और जितने मुस्लिम इलाके हैं हिंदुस्तान में, पूछ लीजिए किसी पुलिस इसलिए अफसर, हमने कहा आपने सुना है। हम बार बार कह रहे हैं परसेप्शन सूचना के आधार पर हमने अपने कानों से सुना है, हमने अपने कानों से सुना है, किसी से बोलते नहीं सुना। उस वक्त से खौफ है, खौफ नहीं है हमको इनसे खौफ ही नहीं है। उस वक्त से ये जहन में था कि इनसे लड़ाई लड़नी है। अरे आप अगर हमारे घर के सामने आकर पुकारेंगे कब्रस्तान या पाकिस्तान, अगर आप हमारे इलाकों को महज इसलिए कि मुसलमान ज्यादा रहते हैं पाकिस्तान कहेंगे, तो हम कहाँ क्यों डरेंगे इनसे? क्योंकि ये वतन हमारा है, ये वतन के हम बाइज़ शहरी हैं। हाँ, हमारा झगड़ा उन लोगों से है जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर हमसे इंसाफ नहीं किए। नहीं, आप समझे नहीं। हम इस बात को समझना चाह रहे हैं कि जब कोई कहता है आपको कि पाकिस्तान चले जाइए, वो संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान भेज नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं भेज सकते। और आप जा नहीं सकते हैं। क्यों जाएंगे? ओके, क्या ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है हिंदुस्तान की राजनीति में, जो आपके अनुकूल है कि आपको हम डराएं कि पाकिस्तान जाइए और आप बोले हम हिंदुस्तान में रहेंगे? अरे साहब, आप तो हिंदुस्तान के हैं ही। हाँ है ना, बिल्कुल तो है। और किसने रहेंगे। कहा?
तो बिल्कुल है, ये मगर ये नफरत पैदा की जाती है ना, कि मुसलमानों से नफरत पैदा की जाती है, ये कहकर के देखो इनकी वफादारियों पर शक करो, इनकी वफादारियों पर शक करो, इनकी वफादारी हिंदुस्तान के पास नहीं है। लेकिन आप भी तो मुसलमान की बात करते हैं ना, हमेशा मुस्लिम की बात करते हैं, आप क्यों नहीं सबकी बात करते? क्यों नहीं करते? जहाँ पे हिंदुओं के साथ अन्याय होता है वहाँ हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं बोलते? बराबर करते हैं, क्यों? आप बताइए कहाँ नहीं बोला हमने? आपके ब्रदर हमेशा जो फिर आप उसी पर आगे क्यों नहीं? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि केस चल रहा है, ठहर जाइए, अदालत का फैसला आता है, फिर बुला लीजिए 3rd डिग्री में। आप पुलिस को हटा लीजिए, बता देंगे। अरे 3 मरतबा आप मुझे बुला चुके हैं और 1 मरतबा बुला लेंगे। ISIS की तरफ कुछ भारतीय बच्चे भी जा रहे हैं, खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है। कई लोगों को वीजा लेने के बाद भी टर्की के जरिए वो सीरिया पहुंच रहे हैं। मैडम, क्या ये बात आपको परेशान करती है? क्या यहाँ पर आपकी कोई भूमिका दिखती है आपको? सुनिए, सब आप बता रहे हैं, आपको खुल के बताएंगे। 2.5 साल से सबसे ज्यादा अगर आईसिस के खिलाफ कोई बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए। और सबसे ज्यादा आईसिस में कहां से लोग जा रहे हैं? ये वेस्टर्न कंट्री से जा रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से, तमाम बड़े बड़े जो अपने आप को पैरागॉन ऑफ वर्च्यू ऑफ ग्रेट लैंड ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं, वहां से जा रहे हैं। हैदराबाद से भी गए लोग? हैदराबाद से नहीं गए, हैदराबाद से 18 बच्चे गए थे वहां पर, उनको बुलाया गया वापस। हैदराबाद से एक जाने की कोशिश कर रहा था, इल्जाम जिस पर है उसको रोक लिया गया। हम तो इनके खिलाफ कह रहे हैं, और याद रखिए हम आपसे खुलकर कह रहे हैं कि मिलिट्री, ये बॉम्ब डालने से आईसिस की मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मगर ये जहनीत को कैसा ख़त्म करेंगे वो तमाम दुनिया को सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर से आलम इस्लाम को सोचना पड़ेगा। ये जो जहनीत बन चुकी है, ये जो आईसिस की जो आइडियोलॉजी है, इसको ख़त्म करने की सोच हमको पैदा करना। इस्लाम को क्या फिर से अपने आप को समझने की ज़रूरत है? इस्लाम को सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा। याद रखिए, ये आईसिस के लोग इस्लाम को समझते नहीं हैं। इनके पास एक भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, इनके पास एक भी फ़क़ी नहीं है, इनके पास एक भी वो जो तमाम कॉन्सेप्ट को समझे कुछ नहीं है इनके पास। फिर कौन आएगा समझाने? क्या इस्लाम को रिफॉर्मर की जरूरत है या समझाने वाले की जरूरत है? अरे ये रिफॉर्म को तो चक्कर है ना, ये रिफॉर्म देख रहे हैं आप आईसिस में, जो रिफॉर्म की बात करते थे, आईसिस उसी की पैदावार है। आप अगर आप इराक को जाकर अमेरिका उसमें नहीं छोड़ता उसको इंस्टेबल, तो आईसिस बनता था। नेट पर बैठा एक बच्चा घर में अकेला फेसबुक पर पेज लाइक करता है, 17 जिसके बाद उसको कांटेक्ट किया जाता है। देखिए उसके दिमाग तक कैसे पहुंचेंगे? यकीनन हम तमाम को फिक्रमंद होने की जरूरत है, मगर 17 करोड़ मुसलमानों में 65% आबादी 30 साल की उम्र के कम की है, उसमें से 23 बच्चे हैं, एक भी नहीं जाना चाहिए, मानता हूं मैं आपको। उसको रोकने के तमाम जितने मुसलमानों के सेक्ट्स हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, उनके उलेमा हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो तमाम इनके खिलाफ कह रहे हैं और पब्लिकली कह रहे हैं, समझा रहे हैं। कम्युनिटी में खुद इतना बड़ा काम हो रहा है जो दिखता नहीं है, मगर लोग समझा रहे हैं नौजवानों को। और हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको इतना शौक है वहां पर जाकर दिख रहा है, तो ये समझो कि भाई 1.5 लाख मुसलमानों को आईसिस ने मारा। और हिंदुस्तान में रहो, अगर कोई मुसलमान पढ़ा लिखा नौजवान है तो अपने महल्ले में जो अनपढ़ नौजवान लड़के लड़कियां उनको पढ़ाइए, उनको पढ़ाइए। सबसे बड़ा जिहाद ये है कि आप इलिटरेसी का खात्मा करिए और अच्छाई को और बुराई के खिलाफ लड़िए, डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होइए, ये बेहतर काम होगा। और ये मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं। और याद रखिए कि ये जो सोच है आईसिस की, ये सोच को ख़त्म करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये आजकल बॉम्ब डाल रहे हैं, इससे सोच ख़त्म नहीं होगी। नहीं वैसी साहब, आप कह तो गए बहुत आदर्श तरीके से, लेकिन हालात देश के भीतर के क्या हैं, ये मसला आज का नहीं है। महात्मा गांधी तक को आपने धर्म के आइन में रख के शुरुआत उसी से की कि देखिए महात्मा गांधी देश ऐसा चाहते थे। और आपको जान के हैरत होगी, जब कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर गए थे राजेंद्र प्रसाद उनके पास, उन्होंने कहा था आज़ादी का मतलब मैं मानता हूँ साफ़ पानी मिल जाए, खाने के लिए हर किसी को रोटी मिल जाए। वहाँ भी गुर्बत और गरीबी का जिक्र था, धर्म का जिक्र नहीं था। महात्मा गांधी की भी व्याख्या आधुनिक दौर में धर्म से की जाने लगी है। हम तो कह रहे हैं कि जो बेसिक है उस दिशा में आप क्यों नहीं आ रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों नहीं आ रही है, उस दिशा में क्यों नहीं सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता है गुर्बत और गरीबी एक बड़ी वजह है? यकीनन है, मगर गुर्बत और गरीबी के ख़ात्मे के लिए तो कोशिशें जारी रहेगी। मगर अगर आप कहेंगे गुर्बत और गरीबी कितनी अमेरिका में है, क्या वो जस्टिफाई करेगा किसी की जान लेना? सवाल ये नहीं है। तो क्या ये जस्टिफाई करेगा कि 9/11 के बाद अलकायदा हमने ख़त्म कर दिया, अमेरिका ने इसका ऐलान कर दिया, लेकिन देखिए अब ISIS निकल गया। इसका मतलब ये है कि आप उस टेररिज्म के जाल में फिर फंस रहे हैं जिसको आप हथियारों से ख़त्म करना चाहते हैं।
मैं तो वही कह रहा हूँ ना आपसे कि आइडियोलॉजी को खत्म करना है, हथियारों से खत्म नहीं होगी और आइडियोलॉजी आपके पास नहीं है कोई, और आइडियोलॉजी आपके पास सर आपके हाथ में कुरान है, वहां पर महाभारत रामायण गीता है। सुनिए, जो कुरान जो आइसिस बात कर रहा है, उनको क्या मालूम कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 23 साल उनकी प्रॉफिटहुड रही, 23 साल में उन्होंने कितने दिन जिहाद किया? कोई आइसिस का आदमी बात नहीं बता सकता ये। तो ये तो मजहब को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। मगर आइसिस पैदा क्यों हुई? आप इराक गए, वैक्यूम था, अब अफगानिस्तान को वैक्यूम में रख के चले गए और हमको भुगतना पड़ेगा हिंदुस्तान को वहाँ जो इंस्टेबिलिटी हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि एक आतंक वो है जो हथियार उठाए हुए है और एक आतंक वो है जिसे कानूनी और व्यवस्था के तौर पर देश को चलाना है, वो स्थितियां डिरेल्ड हो चुकी हैं? जिनके पास इख्तदार है, जिनके पास ताकत है, उन्हीं के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और अखलाक पर हमला टेररिज्म का हमला था, वो हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला था, अखलाक पर नहीं था। वो राज्य का मसला नहीं था, वो हमारे देश का मसला था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला था। वो इंसान के ऊपर हमला नहीं था, अखलाक पर हमला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला। तो ये बात वैसी से आप समझे तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझ पाए? समझेंगे और बहुत देर हो जाएगी, जब सत्ता चले जाएगी उनके पास से, जब उनको ख्याल आएगा कि हाँ, जिस तरह 2002 में अगर वाजपेयी एक्शन लेते, उन्होंने खुद कहा था कि 2004 में हमको हार नहीं होती थी, ये समझेंगे, मगर बहुत देर हो जाएगी जब तक। ओवैसी साहब, बात करें, पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है, यूपी के चुनाव की तैयारी आपने शुरू कर दी है। यूपी में आपने ये कहा कि कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी को नहीं बचा सकता, तो आप बीजेपी को जितवाना चाहते हैं वहाँ पे या मायावती को जितवाना चाहते हैं? ये क्या बात है? आपका बयान है ये? अरे बात जरूर है, वो हारेंगे जरूर, तो कोई और जीतेगा उनको तो अरे कोई भी जीतेगा। तो जितवाना किसको चाहते हैं, बीजेपी या बीएसपी? सिंगल साहब, हम कौन होते हैं? हम तो बीजेपी को हराएंगे। हमारा मायावती को जितवाएंगे। सुनिए, हमारा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं है। एक सोशलिज्म के नाम पर मुजफ्फरनगर हो गया, एक लोहिया के नाम पर हर साल बर्थडे पार्टी होती है। तो बताइए क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। बीएसपी के साथ अलायंस करेंगे जो नहीं, बीएसपी के साथ कोई बात। कांशीराम से आप काफी प्रभावित लगते हैं। यकीनन हूं, क्योंकि मैं उस शख्स की मेहनत को मानता हूं। इस शख्स ने जो रेवोल्यूशन पैदा किया दलितों के दरमियान में, वो काबिल मुबारकबाद है। और आप वही मुस्लिम दलित समीकरण के साथ अपनी राजनीति की नींव रखना चाह रहे हैं देश में। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी, मगर मैं कोशिश करता रहूंगा। पॉलिटिकल से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर तो दलित मुसलमान को आना बेहद जरूरी है। सर, आपको मैं बता रहा हूं कि मुझे अडवाणी में और मोदी में कोई फर्क नहीं लगता। मुझे कोई फर्क नहीं लगता अडवाणी मोदी में। आपको लगता होगा, मुझे क्यों नहीं लगता है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि उनका अपोज कर रहे हैं। पार्लियामेंट में किस मुद्दे पर बोलते हुए आपको सुनेंगे? 2014 में संसद रत्न अवार्ड आपको मिला था। इस बार आपके लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा देश का क्या है जिस पर हम आपको पार्लियामेंट में बोलते सुनेंगे? बहुत से, एक मुद्दा तो नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दा होगा प्राइस राइज के ऊपर, मुद्दा होगा कि हमारी सरहद पर हमारे कर्नल्स मारे जा रहे हैं, सिपाही मारे तो कर्नल्स मारे जा रहे हैं। मुद्दा होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। बहस होनी चाहिए कि इंटॉलरेंस के ऊपर बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। विपक्ष एकजुट है, उनका कहना है कि संसद नहीं चलने देंगे। गलत। आप सरकार के साथ है, विपक्ष के साथ है? सबने, मैं संसद की का जो बुनियादी मकसद है हमारे पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट में बहस हो और हम अपोजिशन में रहकर हुकूमत को एक्सपोज करें, पॉइंटेड सवाल करें उनसे, इस पर बहस होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट को बनाया गया बहस के लिए। पार्लियामेंट को बनाया नहीं गया, अगर बहस नहीं होगी तो गवर्नमेंट बच जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर प्राइस राइज पर बहस होगी और 25 अपोजिशन के एमपीज बोलेंगे, तो हर एक को 1-1 मिनट आज तक पर मिल जाएगा ना, या 20-20 सेकंड मिलेगा, तो हिंदुस्तान की आवाम देखेगी कि मंत्री और नेताओं के बोलने से महंगाई कम होगी। आप किससे पाठ पढ़ा रहे हैं सर? क्या मजाक बना रखा है आपने इस देश के भीतर? 15% लोग थे जिस समय सबसे बड़ी महंगाई इस देश के भीतर थी, और पार्लियामेंट के भीतर कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था, और महंगाई का नारा देश में लग रहा था। ठीक है, चाहे वो इंदिरा का वक्त हो, चाहे मनमोहन का वक्त। ठीक है, जो लोग नहीं आना चाहते उनको अवाम जवाब देगी। छोड़ दीजिए, तो मगर बता दिया दलित और मुस्लिम एक होंगे, और मुस्लिम इधर, आप खुद ही बता रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं तो उसको निभाने की कोशिश करूंगा। चाहते क्या है? क्या चाहते, किस बारे में? मैंने ऐसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? चाहत तो बहुत है। ओके, हम खत्म कर रहे हैं। मतलब हमें फिर से गुरुदत्त का गीत एक दूसरा याद आ गया। हमने तो शुरुआत की नहीं, इस पे खत्म करिए कि जीना यहाँ मरना यहाँ। नहीं, हम तो इसके सिवा जाना कहाँ। हम तो आपको देख के सोच रहे थे कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
सर मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी की दुनिया नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी